Hi everyone, how are you? My name is Himanshu and welcome to the day 4 of our 15 days revision plan. 15 दिन इसको बोला बराबर से करो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा. आई एम कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट के अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स वो भी कवर कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कुछ छूट ना जाए. एंड ये एग्जाम तुम्हारा आराम से निकल जाए. डिस्क्रिप्टिव पार्ट में थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तुम्हारा काम सेट हो जाएगा. चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो. पहले पढ़ लो, तुम्हें समझ में आया तो शेयर कर देना. आज हम कवर करने वाले हैं हमारे दो स्टैंडर्ड्स जिसका नंबर है SS700 और SS705. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कौन से चैप्टर में आते हैं दोनों, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 से. यस, आई एम गोइंग टू कवर द चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट. नाउ हमने फर्स्ट कवर किया, सिक्स कवर किया, सिक्स कवर, फर्स्ट सेकंड सिक्स 11 ये 4 कवर किए. अब मैं चैप्टर नंबर 8 के यहाँ पे आ गया हूँ. अभी स्टार्ट करते हैं. ये 700 किससे डील कर सकता है, कोई आइडिया है क्या? इट डील्स विद द ऑडिट रिपोर्ट, है ना. ऑडिट रिपोर्ट का जनरल कंटेंट क्या होता है वो यहाँ पे कवर होता है. बट बिफोर दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाम क्या है? जनरल पर्पस. मतलब काम क्या है? जनरल काम है. जनरल मतलब क्या होती है? पब्लिक रहे, अपनी पब्लिक जनरल पब्लिक है. सिंपल मतलब ये है एक कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो एक वाइडर ऑडियंस के लिए रिलेवेंट है उसको ध्यान रख के जो फाइनेंशियल बनाते हैं उसको बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर से बोलता हूँ, टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल नीड ऑफ ए वाइडर ऑडियंस उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका उल्टा क्या हो सकता था? कोई स्पेसिफिक 5 लोग है, 5 लोग ने कंपनी को बोला कि हम पांचों तुम्हारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल ऐसे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट डेटर्स तुम ऐसे दिखाओ, क्रेडिटर्स को तुम ऐसे दिखाओ, लोन्स ऐसे दिखाओ, रेवेन्यू मुझे ऐसे दिखाओ, वैसा फाइनेंशियल बना के मुझे फाइनेंशियल दो. तो वो जनरल पर्पस होता क्या? नको, वो जनरल पर्पस नहीं होता. ये क्या होता है जो हमारे लिए बनाया जाता है? नॉर्मल शेयर होल्डर्स के लिए, हमारे लिए बैंकर्स के, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सब के बारे में सोच के जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये जो जिस फ्रेमवर्क को यूज़ करेगा ऑब्वियस इसको बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. अब ये फ्रेमवर्क यहाँ पे दो तरह के होते हैं. एक होता है जो फेयर प्रेजेंटेशन फोकस करता है कि ये जो फाइनेंशियल्स बनेंगे ये फेयर होने चाहिए. दूसरा होता है कि वो कंप्लायंस हो जाना चाहिए. तो फेयर वाला क्या बोलता है? बहुत ही दिलदार आदमी रहे फेयर वाला, बहुत 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 दिलदार आदमी. क्या बोलता है, मेरी बात सुन रहे? वो बोलता है कि अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड जाके डिस्क्लोजर देना है दे दो. क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड जाके डिस्क्लोजर देना है तो दे दो, दे दो. डिस्क्लोजर बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट देना है ऐसा उसने लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लिसिटली. ओ भाई बहुत दिलदार आदमी है, बहुत बहुत. आगे जाके होता है क्या बोलता है? अगर कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऐसा करना है, तुम उसको डेविएट करना चाहते हो, क्यों? टू गिव अ बेटर फेयर प्रेजेंटेशन कर सकते हो. यू वॉन्ट टू डिपार्ट, यू वॉन्ट टू डेविएट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू अचीव वॉट? फेयर प्रेजेंटेशन, बेटर फेयर प्रेजेंटेशन. अगर उसने ऐसा बोला एक्सप्लिसिटली, दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. ये सिंपली क्या बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक इवेंट ट्रांजेक्शन हुआ है ना वो बराबर से फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. हमने जो बनाया है, हमने जो मोटा मोटी सब देखा उसका सब बनाया है, बट एक आधा % ऐसा हो सकता है कि शायद कोई बेटर टेक्निक कैन गिव अ बेटर फेयर प्रेजेंटेशन, तो वो करने को अलाउ कर देता है. दो चीज़ अलाउ कर दी उसने, डिस्क्लोजर बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू अचीव बेटर फेयर प्रेजेंटेशन. दैट इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. उसका अगला देखो एक क्या होता है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क. उसने बोला कि ज़्यादा मच मच ये सब नहीं करने का, ये डेविएट करने का, डिपार्ट करने का, नहीं 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 नहीं. जैसा मैंने बोला है वैसा का वैसा करके मुझे दे. ये कैसे होते हैं? ये जनरली क्या करते हैं? दे स्पेसिफाई फॉर्मेट कि बैलेंस शीट में ऐसा जाने का, P&L में ऐसा जाने का, कैश फ्लो में ऐसा जाने का है, तुम्हें ये नोट्स देने हैं, ऐसा ऐसा करने का है. सोसाइटीज़ एक्ट में कुछ लिखा हुआ है या कोई इनकम टैक्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसी में देना. उसके अरे उसने फॉर्म दे दिया, रे स्ट्रक्चर दे दिया, तो उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करके देनी है, तो क्या डेविएट करेगा? That is called as compliance framework, but that is also general purpose framework only. हाँ, do not be like कि नहीं नहीं ये तो है, अरे ये जनरल है. एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक. कंप्लायंस वाला स्पेसिफिक है क्या? नहीं ना. कोई 10 इन्वेस्टर तो ना बोले मुझे ऐसा बना के दे, कोई फॉर्मेट बना के तो ना दिया उन्होंने. तो बोथ आर एक्चुअली जनरल पर्पस फ्रेमवर्क ओनली, चाहे वो फेयर प्रेजेंटेशन हो चाहे वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो. यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, है ना. अभी जो 700 जो है ना हमारा SS700, ये पूरा डील करता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ में. ऑडिट रिपोर्ट भी कौन सी? प्लेन. एक होती मसाला,
डोसा होता है ना, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, तो 700 इज लाइक प्लेन डोसा, प्लेन ऑडिट रिपोर्ट। ये बोलता है कि अगर ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट जाती है तो ऑडिट रिपोर्ट कैसी जाएगी, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट, उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बात करता है बेटा अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में। किसके बारे में? अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड होगा तो कहाँ जाएगा? 705 में चला जाएगा। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? 700 के अंदर अनमॉडिफाइड के बारे में बात हो रही है। तुम बोलोगे अनमॉडिफाइड बोलो तो क्या? सुन मेरी बात को, तेरा ये जो मैनेजमेंट है ये जनरली क्या सोचता है कि मेरे फाइनेंशियल कैसे होंगे? ट्रू एंड फेयर होंगे। तू ऑडिटर, ऑडिटर कन्या, तूने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फेयर है, तूने इसकी बात को मॉडिफाई किया क्या? नहीं, जैसा वो सोचता था वैसा ही तूने दे दिया। सब ये सोचते हैं कि हमारे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर, एंड यू आल्सो मेंशन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर। इन दैट केस यू हैव नॉट मॉडिफाइड इट, यू हैव आर गिविंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। समझा क्या? तो 700 किससे डील करता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन से। सिंपल मतलब व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट्स व्हेन अनमॉडिफाइड जाता है। सही बोल रहा हूँ मैं? फिर से बोलूँ कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, ये अनमॉडिफाइड है कि मॉडिफाइड है? अनमॉडिफाइड है। कहानी क्लियर है? चलो सबसे पहले क्या रहेगा इसके अंदर? सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा कि ये शादी है, बर्थडे पार्टी है, हेडिंग डालना पड़ता है ना। सबसे पहले टाइटल डालना पड़ता है। टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अरे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट रहेगा ना, ये देख ऊपर 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 ऊपर, ये वाला ये वाला ये वाला, अरे ये वाला यार नहीं, हाथ नहीं सेट हो रहा, कोई बात नहीं। क्या लिखते हैं टाइटल में? क्या लिखते रहे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आगे किसका नाम पे लिखेंगे? जिसने जनरली हमको अपॉइंट किया होता है, या जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, या जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अग्री किया है, उसके हिसाब से एड्रेस करेंगे। जनरली कंपनी में लिखते हैं टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, टू द मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, टू द मेंबर्स ऑफ आईटीसी, टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा हो सकता है। तो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोलेगी, लॉज एंड रेगुलेशन बोलेगा, या जो अग्री किया है उसके हिसाब से उसको एड्रेस करना रहता है। नाउ कम्स द फर्स्ट सेक्शन। अभी तक कोई भी बात लिखी ऑडिट से रिलेटेड? कुछ नहीं लिखा। एक कार्ड आता है, कार्ड, शादी का कार्ड, तो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है वो है, ऊपर लिखा होता है कि डेट वेट ये सब है, बट मेन बातें कब जाएंगे? अंदर। तो हम अंदर उतर गए, ये आ गया फर्स्ट सेक्शन। एग्जामिनर विल ऑल्सो से कि फर्स्ट सेक्शन के बारे में लिखो। वो शाना है, उसको पता है कि इसका नाम ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ है, बट वो बोलता है शाना है, फर्स्ट सेक्शन के बारे में लिखो। डरने का नहीं है, डराता है बट डरने का नहीं है। फर्स्ट सेक्शन इज वॉट? ऑडिटर्स ओपिनियन। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? हमारी जो ओपिनियन है वो ओपिनियन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। पर तुम किस पे ओपिनियन दे रहे हो ना, वो भी तुम आइडेंटिफाई करते हो। मेरी बात फिर से बोलता हूँ, फिर से बात दोहराता हूँ, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम इस पैराग्राफ में क्या देंगे? ओपिनियन देंगे। किस चीज पे ओपिनियन दे रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे? वो भी यहीं लिखेंगे। तो जनरली इसके अंदर एक्चुअली क्या है? दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके बारे में लिख रहे हैं, कौन सा पीरियड है, क्या है। और इस पार्ट में आके एक्चुअली ओपन ओपिनियन लिख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसको क्या क्या करते हैं, वो सिंपल सोचते हैं। मैं क्या लिखूंगा कि मैं रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूं? क्या मैं लिखूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑडिट कर रहा हूं, रिलायंस पोर्ट की ऑडिट कर रहा हूं, रिलायंस टर्मिनल की ऑडिट कर रहा हूं, या जो भी रिलायंस जियो या जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखूंगा? लिखूंगा। मैं एंटिटी को आइडेंटिफाई करता हूं, पहला। सेकंड, तुमको कैसा पता पड़ेगा कि मैंने ऑडिट किया, रिव्यू किया, क्या नहीं किया? ऊपर लिखा है ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट रिव्यू रिपोर्ट भी तो ऑडिटर्स रिपोर्ट ही होती है, वो भी इंडिपेंडेंट ही होती है। तो लिखना पड़ेगा क्या? स्टेट करना पड़ेगा दैट वी हैव ऑडिटेड, यस, स्टेट दैट एफएस हैज बीन ऑडिटेड। किसकी ऑडिट करी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिख देंगे, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। खलास। नहीं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बैलेंस शीट आता है, P&L आता है, कैश फ्लो आता है, चेंजेस इन इक्विटी आता है, क्या आता है भैया? सब में सेम नहीं आता क्या? सब में सेम नहीं आता, किसी पे इंडिया अप्लाई होता है, किसी पे नहीं अप्लाई होता है, तो अलग अलग हो सकता है फ्रेमवर्क के हिसाब से ना। तो आइडेंटिफाई कर ले टाइटल ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द एफएस, में जो एफएस में आता है उनका टाइटल लिख लो। अब पता तुम क्या भूल गए रे? सब भूल जाते हैं। किसको? नोट्स को और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को। नोट्स को और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को, उसको रेफर करने का है कि हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट को ऑर्डर किया है, प्लस नोट्स और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को भी रेफर कर लेना। एक चीज तो भूल गया,
पीरियड रहे, 2026 कर रहा है, 27 कर रहा है, 28 कर रहा है, 29 कर रहा है, भैया जिस साल में रिपोर्ट दे के जाएंगे उस साल का पीछे वाला साल होता नहीं होगा क्या? नहीं ना, ऐसा भी होता है 2 साल से ऑडिट पेंडिंग थी, थर्ड ईयर के क्लोज हुए, होता है, बहुत सारे क्लाइंट में लफड़े चल रहा है, अकाउंटिंग इशू चल रहा है, तो 2 साल से रिपोर्ट साइन नहीं हुई है भैया, लेकिन हमको तो फाइल करना पड़ता है एमसीए को, पेनल्टी बढ़ते रहते हैं, तो वो ईयर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुल कितने एलिमेंट्स है? 5। पहला एलिमेंट बोल, सिंपल, कौन सी एंटिटी है, कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर बोल कि मैंने ऑडिट किया है, किसका किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो लिख ले। उसके बाद में लोग क्या भूल जाते हैं? नोट्स और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को, फिर कौन से पीरियड की थी वो पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके, तो 5 चीजें लिखते हैं फर्स्ट सेक्शन में। नो, लिखते क्या है मेरे को बताओ। एक यूके वाले हैं और एक यूएस वाले हैं, तुम कौन सी साइड में जाओगे? यूके और यूएस, तुमको किधर जाने का? यूके। सम पीपल वांट टू गो टू यूके, सब बोलेंगे ट्रम्प की कंट्री में नहीं जाने का, लेट्स गो यूके। सम विल से नहीं, अपना ट्रम्प भाई जिंदाबाद, ट्रम्प वाले में जाएंगे, छोड़ो। दो वर्ड्स, दो फ्रेज हैं, उनका मतलब सेम है। कुछ लोग लिखते हैं इन आर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन आर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट कर दिया, जुड़वा जुड़वा हो गया यहाँ तक। तो अब यूएस वाले क्या लिखते हैं? द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। तो उसने जो फ्रेज यूज किया वो क्या यूज किया? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। उन्होंने यूके वाले बोला पागल है इतना बड़ा लिखने का, सिंपल लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। दोनों का मतलब सेम है, दोनों सिमिलर है, दोनों सिनोनिम है, तुम्हें जो चाहिए वो यूज कर लो। हमारे इंडिया में हम क्या यूज करते हैं? ये, क्योंकि हम यूके से इन्फ्लुएंस है, हम गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू हमको समझता है। और जब तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिले, समझ जाना कि इनका यूएस कनेक्शन है, समझा? एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन में सिंपली ऐसा लिखते हैं, इन आर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, एस्पेक्ट्स नहीं रेस्पेक्ट्स। ओके, तो मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया, ये बना के रख दिया। देखो इसको मैंने क्या लिखा, एक बार सही लिखा है क्या मैंने? कि गिव अ ट्रू एंड फेयर यूज इक्वल टू प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। देखो मेरे को एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे प्रीपेयर्ड नहीं लिखा है, हाँ प्रेजेंटेड लिखा है। बात है, टेक्निकल डिफरेंस है। यहाँ क्या लिखा है मैंने? प्रेजेंटेड, प्रिपेयर्ड नहीं लिखा है। ओके, आगे आओ, मुझे बताओ ओपिनियन सेक्शन में कितनी बातें लिख के आए तुम? 5 बातें हैं, याद है? फर्स्ट सेक्शन को भी बोलते हैं ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ। अगला आता है बेसिस फॉर ओपिनियन, कि तुमने जो ओपिनियन दिया उसका बेसिस क्या था। तुम मुझे सिंपल बताना, तुम्हारे दिमाग की वजह से। हम ओपिनियन कब देते हैं? जब हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी ओपिनियन देते हैं। व्हेन आई सेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका मतलब क्या है? वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। इसी के बेसिस पे तो मैंने ऊपर लिखा है, देखो ये बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? स्टेट whether the auditor believe that audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion। बताइए क्या आपने जो ऊपर ओपिनियन दी है उसके लिए, उसका बेसिस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है? वो मेन बात है कि इस बेसिस में लिखा। बट इसके अलावा ऑडिटर ऑल्सो वांट टू गिव 2-3 थिंग एक्स्ट्रा यार। क्या बोलता है? पहला कि ऑडिट हमने करी है ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिटिंग करी है। ओके, ठीक बात है भाई साहब। मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मैंने ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में लिखी हुई है कि ये करते टाइम मैंने क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है वो मैंने ध्यान रखी है, वो तुम जाके पढ़ लो। रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द स्टैंडर्ड। एक मेन चीज, टाइटल का क्या नाम था? टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि मैंने मेरी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है और जो भी इथिकल रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई किया है, उसका एक स्टेटमेंट लिख दूँ तो चलेगा क्या तुमको? कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? ऊपर तो लिखा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, लेकिन फिर भी लिख दूँ कि मैंने जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे पास कंप्लायंस विद एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस वो कंप्लाई किया है और उसके बाद में ही ओपिनियन दी है, तो ये भी एक बेसिस है इसके लिए। यस,
इंक्लूड कर लो क्या, एक स्टेटमेंट को इंक्लूड कर लो दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द relevant ethical requirement related to audit and has fulfilled auditors other ethical responsibility in accordance with those requirement. So, कुल मिला के इतनी बातें लिख रहे हैं अपन, 4 बात लिख रहे हैं. ये 4 बातें क्यों लिख रहे हैं, फिर से बोल. नाम क्या हेडिंग का, बेसिस फॉर ओपिनियन. आईसीआई ऐसा भी पूछ सकता है, द पैराग्राफ फॉलोइंग द फर्स्ट सेक्शन. कंफ्यूज तो करना क्या, उसको पता है बच्चे को आता है तो कंफ्यूज तो करेगा ना. क्या लिखेगा, पैराग्राफ फॉलोइंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन. ये क्या है, पैराग्राफ फॉलोइंग द फर्स्ट सेक्शन. समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट पीपल लुक एट फर्स्ट सेक्शन एंड ओपिनियन का लिख के आ जाते हैं. एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं ये लिखा होता है पैराग्राफ फॉलोइंग. आंसर गलत, 3 नंबर 4 नंबर गए. ऐसा तुम करोगे, नहीं करोगे. ऊपर कितनी बातें लिखी थी, 5 बातें. यहाँ कितनी बातें लिख रहे हो, 4 बात. चारों में सबसे मेन बात क्या है, हमको स्टेट करना है कि क्या हमें सफिशिएंट अप्रूवल ऑडिट एविडेंस मिले जो हमारी ओपिनियन का बेसिस प्रोवाइड करते हो. वो बात मैंने यहाँ पे ले ली. इसके ऊपर 3 बातें क्या लिख रहा है, जनरल लिख रहा है. हमने ऑडिट किसके हिसाब से करी है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करी है. हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका रेफरेंस दे देना और एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर देना कि हमने हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट और अदर जो भी रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई किया है. उसके बेसिस पे हमने ओपिनियन एक्सप्रेस करी है. 2 मेन बातें अपन कवर कर चुके हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहला इंपॉर्टेंट बात है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है. 700 में से क्वेश्चन आया तो ये 2 मेन आएंगे, अभी और भी आएंगे. आगे आगे बढ़ेगा. यहाँ तक का सीन क्लियर है, माइंड में जा रहा है, जो बता रहा हूँ याद भी हो रहा है. हाँ, 50-60% पॉइंट भी याद हो रहे हैं. वेरी गुड. गोइंग कंसर्न के केस में क्या होता है, ऐसे 570 है. 570 का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमें वही फुलफिल करना होता है. 570 में जाके फिर से पढ़ाऊंगा. 570 क्या है भैया, गोइंग कंसर्न. कि हमने मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है कि गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल्स बनाए वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो इवैल्यूएट करना होता है. और हमें ये देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है. और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो उसके बारे में हमें इस स्पेसिफिक पैराग्राफ में बात करनी होती है. अब तुम मुझे बताओ, 570 की अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी हुई तो तुम किसी और जगह इसके बारे में जाके बात करोगे क्या, कहीं और जाके लिख दो ऊपर नीचे दाएं बाएं, भूल के भी मत करना. सिंपल बोलता हूँ, जब गोइंग कंसर्न को लेके कोई भी लफड़ा है इस पैराग्राफ में आके ही लिखेगा. अरे जब कार्ड बनाया, कार्ड में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि यहाँ नाम लिखना है, तो यहाँ क्यों लिख रहा है, यहाँ क्यों लिख रहा है, यहाँ क्यों लिख रहा है, यहाँ क्यों लिख रहा है. कोई लफड़ा कहीं कुछ नहीं करना है. ईओएम पैराग्राफ हो, अदर मैटर पैराग्राफ हो, कहीं नहीं फंसना है. गोइंग कंसर्न का अगर मसला हुआ तो कहाँ जाएंगे बेटा जी, यहाँ पे. यहाँ मतलब इस पैराग्राफ में आके ही उसके बारे में बात करेंगे. जो भी बात करनी है गोइंग कंसर्न को लेके यही बात होगी. क्लियर है, आगे आ जाओ. अगला 701 दैट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर्स. जो भी लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, तो जब मैंने ऑडिट किया, ऑडिटर ने, और जो मैटर्स ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो मैटर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो मैटर्स हमको यहाँ पे देने होते हैं. 701 में बता रखा है कैसे देना होता है, क्या देना होता है. 701 में जाएंगे तो बात करेंगे. भैया आपने बोला कि लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए होता है पर बाकी के लिए नहीं होता है क्या, बाकी के लिए भी कर सकते हो. अगर कहीं पे लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो दे सकते हो. और या फिर अगर ऑडिटर को लगता है that it is that we should give this key audit matter considering the client and all that, तो भी वो दे सकता है. पर मैंडेटरी कहाँ पे है, लिस्टेड एंटिटी में. लिस्टेड में नहीं दिया तो ऐसा होएगा ही नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको सब पता रहता है क्या करने का क्या नहीं करने का. तो लिस्टेड में देने का ही है. लिस्टेड के अलावा लॉज एंड रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट है तो दे देना. और अगर ऑडिटर को लगता है कि उसको देना चाहिए तो भी वो दे सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता. ओके. एक 720 स्टैंडर्ड अपने कोर्स में नहीं है, अगर उसके हिसाब से कुछ रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो यहाँ कर सकते हो. कुल मिला के अपन 7 एलिमेंट कर चुके हैं. नाउ कम टू द 8th पार्ट. 7 एलिमेंट का नाम बोल दोगे मुझे फटाफट से एक बार तो मुझे खुशी हो जाएगी कि तुम लोग सही जा रहे हो. 7 एलिमेंट्स का नाम तुम बोलो, कमेंट में लिखो फटाफट से. चलो देखते हैं कौन 7 के 7 एलिमेंट लिख सकता है. अरे लिखो 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 फटाफट लिखो, कोशिश तो करो. पहला एलिमेंट क्या था, टाइटल. दूसरा एलिमेंट क्या था, एड्रेसी. तीसरा एलिमेंट क्या है, ओपिनियन पैराग्राफ. फोर्थ एलिमेंट क्या था, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ. फिफ्थ एलिमेंट क्या था,
गोइंग कंसर्न, सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है जैसे ऐसा। 7th एलिमेंट क्या था, की ऑडिट मैटर्स। 8th एलिमेंट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल की रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भैया ऑब्वियसली प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की। ये तुमने कहाँ पढ़ी थी, ऐसे 200 के अंदर प्रीमाइस में ये बात लिखी हुई थी कि मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर डिवाइजिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल। याद आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो आईसीआई ये नहीं बोलेगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करो, वो बोलेगा ऐसे 200 के अंदर और 700 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा प्रीमाइस ऑफ ऑडिट को लेके बोलो। डरने का नहीं, डराता है बट डरने का नहीं, सीधा से यहाँ के पकड़ लेने का। देखो ऐसे 200 एक्सप्लेन करता है प्रीमाइस रिलेटिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट वेयर एप्लीकेबल दो स्टार विद गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस विद ऐसे ऑडिट इज कंडक्टेड मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एफएस 210 में किया था। मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच इंटरनल कंट्रोल as is determined necessary to enable the preparation of FS that are free from material misstatement due to fraud or error। ये दोनों बातें 210 में भी लिखी हुई है। जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते हो ना, तब ये प्री कंडीशंस का पार्ट थी। ये लिखी हुई कहाँ पे, ओरिजिनली 200 के अंदर। क्या बोल के लिखी हुई है कि ये क्या है, ये क्या है मुन्ना, अरे मुन्ना ये है प्रीमाइस ऑफ ऑडिट। समझ में आया। देखो the description of management responsibility in the audit report include reference to both responsibility as it help to explain to the users the premise on which the audit is conducted। SA 210 requires the auditor to agree management responsibility in an engagement letter or other suitable form of written agreement। ये बात समझ में आई। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी में सिंपल एक बात ही लिखते हैं, प्रिपरेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंटेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल कंट्रोल उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस ये असेस करना कि एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना है, उसका असेसमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है, मैनेजमेंट का है। दिस इज द ओनली 570 के रेफरेंस में एडिशनल पॉइंट। एक्चुअली 570 से नहीं आता है, ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से आता है कि जो तुम फाइनेंशियल बना रहे हो आर दे ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस और नॉट। गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब है यू विल बी एबल टू रियलाइज एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं हुआ तो कैसा बनाएगा, लिक्विडेशन बेसिस, कि आज जो वैल्यू रियलाइज होगी उसके बेसिस पे बना लेंगे। समझती है क्या बात, पढ़ दो लाइन। assessing the entity's ability to continue the going concern and whether use of going concern basis of accounting is appropriate as well as disclosing if applicable matters relating to going concern। मतलब कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो भी आपको उस बारे में यहाँ पे उनको लिखना है। कहाँ लिखना है, एस इन द नोट्स। बेसिकली ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इंक्लूड होता है। अगर तुमने यहाँ तक की बात समझ ली ऊपर वाली, तो वो भी तो नीचे लिखी हुई है, सिर्फ यहाँ पे 570 का एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ है। 200 का प्रीमाइस का कॉन्टेक्स्ट यहाँ दिया, 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते हो तो लिख दिया। पर क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। कौन से पॉइंट और कौन से पॉइंट में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। समझ में आ गया। आखिरी में यहाँ पे ये ऐसा बोलता है, सुनो मेरी बात को, ये सब जगह है, कोई भी तुम ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो तो मिल जाएगा कि अगर दो स्टार विद गवर्नेंस या अदर पर्सन हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट, उनका भी नाम इस रेफरेंस में आना चाहिए। ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, दिस सेक्शन ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज हु आर responsible for oversight of financial preparation process। So the heading of this section shall also refer to TCWG or such term that is appropriate in the context of legal framework applicable to the entity। अभी हमारे यहाँ पे तो लिखा जाता है, वो ऐसा बोलता हूँ, responsibility of management and board of directors for preparation and presentation of FS, ऐसा लिख देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम लिख देते हैं, टीसीडब्ल्यू जो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है लॉ के हिसाब से तो ये लिख देते हैं, बट जहाँ पे जो भी एप्लीकेबल है उसका भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, इस पर क्वेश्चन आता है, यस ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। यहाँ तक क्लियर है। ओके, कुल मिला कितने एलिमेंट्स हो गए, 8। 9th
ये एग्जाम में कभी नहीं आता था। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या ना बहुत बड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है कि कोई याद नहीं कर सकता। तो आईसीआई ने क्या क्वेश्चन पूछा एक बार, कोई भी 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, है ना शाना कि बच्चे छोड़ गए थे पूरा पूरा, पर आईसीआई ने कहा चलो 3 लिखा दो। आईसीआई इतना भी स्मार्ट है, ऐसा भी कर सकता है, तुमको पता पड़ गया कि आईसीआई 3 पूछता है तो तुम 3 इजी पीजी गीजी याद करके चले गए। आईसीआई क्या करेगा, ये तीनों को खुद ही लिख देगा, बोलेगा इन तीनों के अलावा 3 लिख दो। करता है क्या ऐसा, करा हुआ है। आईसीआई चाहता है कि तुम नंबर ही ना ले पाओ उससे तो 3 इजी बातें लिख देगा। तो 3 इजी बातें जैसे यहाँ थी, अगर आईसीआई तीनों दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये तीनों बातें लिख के आ जाना। अगर तुम मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में पूरा 1.5 2 3 पेजेस है, वो याद करना पॉसिबल नहीं, दैट्स द ओनली वे टू मेमोराइज इट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिटर। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव मुन्ना, हमारा ऑब्जेक्टिव है भैया दैट वी हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फिर लिख देना रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इट इज नॉट अ गारंटी। ओके, फिर लिख देना कि ये जो मिसस्टेटमेंट है वो किसकी वजह से हो सकते हैं, फ्रॉड या फिर एरर की वजह से। 3 पॉइंट पूछेगा, ये 3 लिख देना। अगर ये 3 लिख दे आईसी है तो कोई बात नहीं, यहाँ आ जाना। इसमें क्या लिखेगा, ऑडिटर कम्युनिकेट्स विथ टीसीडब्ल्यूजी, कौन से ऐसे में 260 में। 260 में हम जाके बोला हुआ है हमको कि हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक बात है, हम ऐसा लिख देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर दोनों बातें हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज को लेके। 260 में लिखा हुआ है कि वेन एवर यू आर ऑडिटिंग एनी लिस्टेड एंटिटी, आप इंडिपेंडेंस कंप्लायंस को लेके रिटर्न स्टेटमेंट देते हो। अगर वो लिस्टेड एंटिटी है तो हमने वो स्टेटमेंट देते हैं। ऑडिटर प्रोवाइड्स स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ व्हाट, लिस्टेड एंटिटीज। और ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी की है तो हम की ऑडिट मैटर भी देते हैं। बेसिकली वो मैटर्स है जो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इंपॉर्टेंट लगते हैं। स्टेट दैट ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज and other entities for which CAM is communicated are from the those communicated with to TCWG and were of most significance to the audit of financial statement of current period। तो वो 3 बातें लिखो या 3 बातें ये लिखो। 3 बातें ऊपर की कौन सी थी, ऐसे 2 यूनिट के पास गया, क्या बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो फिर रीजनेबल एश्योरेंस तो गारंटी होती है, नहीं नहीं नहीं, स्टेट कर देना रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज़ नॉट अ गारंटी। ये जो मिसस्टेटमेंट है ये सिर्फ गलतियां कौन कौन सी होती है, मिसस्टेटमेंट कैन हैपन ड्यू टू फ्रॉड और एरर। 3 पॉइंट खत्म। पर आईसीआई गेम खेल गया, 3 खुद ने लिख दिए, तो 3 क्या लिख दोगे, स्टेट दैट ऑडिटर कम्युनिकेट विथ टीसीडब्ल्यूजी 260 में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी उठा लो एक बार के लिए। अगर एक एंटिटी फाइनेंशियल के ऑडिट करो जो लिस्टेड एंटिटी है, इन दैट केस इंडिपेंडेंस को लेकर रिटर्न कंप्लायंस करते हो। अगर कोई एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है या फिर एक ऐसी एंटिटी जहाँ पे आप कैम कम्युनिकेट कर रहे हो, ये कैम आर फ्रॉम द दोज विच आर कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, जो हम टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं उसी में से है, और ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस टू द ऑडिट। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कॉमन यूजर के नीड से नहीं है, की ऑडिट के मैटर, ऑडिट के की मैटर। कौन बताएगा ऑडिट के की मैटर कौन है, ऑडिटर खुद बताएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, उसको जो सिग्निफिकेंट लगेंगे वो बताएगा। समझता है क्या, देखो ठीक है। अभी उसके अलावा जो बात है वो पढ़ लेते हैं। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, प्रोफेशनल स्केप्टियम मेंटेन करता है। हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं रॉमम को, हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हम अकाउंटिंग पॉलिसी का इवैल्यूएशन करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, हम ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एफएस को भी देखते हैं। ये बात किसी भी ऐसे में नहीं लिखी हुई है, ये बात किसी ऐसे में नहीं लिखी हुई है। ओके, ये 2 बातें हम जनरल करते हैं, ऐसे 700 के अंदर दी हुई है कि जब भी हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से देख लिया, बट हम एक ओरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, बेसिकली हम ऑडिट में कवर तो हो जाता है, बट कोई भी स्टैंडर्ड तुमको स्पेसिफिकली नहीं बोलता है
सिर्फ ये बोलता है कि ये हमारे स्कोप में है, क्योंकि ये हमारे स्कोप में है तो हम लिख देते हैं कि हम वो भी इवैल्यूएट करते हैं, और ये भी हम ओवरऑल भी एक देखते हैं। क्लियर है? ओके, कुल मिला कितने एलिमेंट्स कर लिए अपन ने? 9 एलिमेंट्स कर लिए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज दिस, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम कहाँ कहाँ दे सकते हो, कहाँ लिखोगे? एक सिंपल सी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, जब रिपोर्ट दे रहा हूँ तो रिपोर्ट के अंदर ही लिख दूँ, इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, अरे यार बॉडी में लिखने जाएंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा पेज भर जाएगा। एक काम करते हैं, वहाँ लिख देते हैं रेफर आर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द अपेंडिक्स ए विथ एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अपने यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, अपेंडिक्स में भी दे सकता है। अब कोई बोलेगा यार ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, हमारा कंपनीज एक्ट का कोई वेबसाइट है एसोसिएशन का है, हमारा कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट है, ऑथोराइज सब कुछ है, ऐसा ही है, वहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं काम करता हूँ ना, सिर्फ रेफरेंस दे देता हूँ उस वेबसाइट का जो ऑथोराइज है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, तो वो रेफरेंस दे दो। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, बट बोलता है कि किसी वेबसाइट पे दी हुई है तो ऐसा कर दो। स्पेसिफिक रेफरेंस विथ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अगर वो एक्सप्रेसली परमिट करती हो। कोई नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है या नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है या नेशनल बोर्ड कुछ है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ बोलता है कि तुम इसका रेफरेंस दे सकते हो, तो वहाँ पे दे सकता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास 3 तरीके हो गए। पहला का लिख दिया बॉडी में। सेकंड बॉडी में नहीं, अपेंडिक्स में नहीं, किसी वेबसाइट का रेफरेंस भी दे सकते हो, बट वो ऑथोराइज होना चाहिए और एक्सप्रेसली अलाउड होना चाहिए ऐसा करने को। ठीक है, 3 जगह। मार्केट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ रहा है। इसकी लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है, आयशा को पता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं, बच्चों को हवा नहीं लगेगी, बच्चों को समझ में आता है पर बच्चों को लिखने को नहीं आएगा। सो दे मे आस्क यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, स्टैंडर्ड ने तुमको बोल दिया कि मेरे रिपोर्ट में इतने एलिमेंट्स है, तुम इसके बारे में ये सब बात कर लेना। पर अगर मान लो लॉ एंड रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, वो भी बोलता है तुमको रिपोर्ट करने का, तो मतलब मेरे पास अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या है? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो भी तो मुझे देनी ही पड़ेगी, एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ही देनी पड़ेगी। मेरे को अलग से कोई ओपिनियन, अरे अलग से कोई पेज में नहीं लिखने वाला हूँ। वो बोलता है एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ही ये लिखना है। ओके 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 ओके, समझ में आ गया? क्या समझ आया? सो व्हाट यू अंडरस्टूड इज, हमारे पास अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स से सम लॉज एंड रेगुलेशन हमको बोलते हैं दैट यू हैव टू रिपोर्ट ऑन दिस सर्टेन मैटर्स आल्सो। वी आर नॉट डूइंग अ सेपरेट रिपोर्टिंग एज सच, लाइक अलग से ओपिनियन कुछ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्टिंग को इंक्लूड करते हैं। ओके, बात समझ में, फंडा समझ में है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो उस सेक्शन की, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये हेडिंग रहेगी। और ये सेपरेट सेक्शन है विथ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट का ही अंदर एक सेपरेट सेक्शन है, जैसे बेसिस ऑफ ओपिनियन एक सेक्शन है, ओपिनियन एक सेक्शन है, रिपोर्ट ऑन अदर लॉज एंड रेगुलेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो भी एक सेक्शन है। अभी 2 मुद्दे हो सकते हैं, एक ये भी हमें उसी बारे में रिपोर्ट करने को बोल रहा है जिसके बारे में स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब हमको बोला है कि ऑडिट रिपोर्ट में इसके बारे में बात करना, ऐसे नहीं। लॉज एंड रेगुलेशन भी बोल रहे हैं इसी चीज़ के बारे में बात करना, दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं दोनों को, मैं लॉज एंड रेगुलेशन की बात उसी सेक्शन में लिख सकता हूँ ना जहाँ ऐसे के बारे में लिखा हुआ है। समझा क्या तेरे को? बेका एग्जाम्पल देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट ने बोला दैट यू हैव टू टॉक अबाउट आइटम ए इन ऑडिट रिपोर्ट। लॉज एंड रेगुलेशन बोलते हैं यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट आइटम ए। अब अलग अलग क्यों लिखने का, एक काम करता हूँ ना, एक ही सेक्शन में जाके लिख देता हूँ ना, अलग अलग क्यों लिखूं? तो पहला ऑप्शन है सेम टॉपिक एज रिक्वायर्ड बाय एसए, इट मे बी प्रेजेंटेड इन द सेम सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट एलिमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एसए। तो जिस एलिमेंट में, जो भी रिपोर्ट का एलिमेंट में जहाँ पे ए में एक यहाँ लिखा हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ही ये यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा कि लॉज एंड रेगुलेशन की भी रिक्वायरमेंट है, इसी में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मतलब अलग से नया सेक्शन नहीं बनाऊंगा, उसी सेक्शन में जाके लिख दूंगा। तो लिख सकते हो, बट क्लियरली डिफरेंशिएट करना बिटवीन अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। यू शुड मेक इट वेरी क्लियर कि ये रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स की है और ये रिक्वायरमेंट लॉज एंड रेगुलेशन की है।
तो इस केस में क्या हुआ, क्या सेपरेट सेक्शन गया? सेपरेट सेक्शन नहीं गया, उसी सेक्शन में चला गया जहाँ ऐसे ने बोला था लिखने को, तो मैंने वहाँ लिख लिया और वहाँ पे मैं उसको क्लियर डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, लेट्स से ये हेडिंग है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दूंगा, यहाँ पे दूसरा लिख दूंगा, तो क्लियरली डिफरेंशिएट हो गया। या फिर मैं एक्ट का नाम, ये सब का नाम, वो सब क्लियरली लिख दूंगा, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा कि हाँ यार ये लॉ ने ऐसा बोला है। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाना चाहिए ये रिक्वायरमेंट ऐसे की थी कि लॉ की थी, तो लॉ के सेक्शन का नाम, एक्ट का नाम लिख दूंगा तो पता पड़ जाएगा ना, यस और नो। अलग से सेपरेट सेक्शन में बनाया क्या? सेपरेट नहीं बनाया। क्यों? अगर वो सेम रिक्वायरमेंट है जो ऐसे की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसी एलिमेंट में जाके लिख सकता हूं जहां रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे लिखी हुई है, पर वहां पे जाके मैं क्लियरली डिफरेंशिएट करूंगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। और एक ऑप्शन नंबर ये हो गया, पर ऑप्शन नंबर 2 इज लाइक नहीं, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बोथ आर नॉट सिमिलर, दोनों अलग अलग है। इन दैट केस क्या करोगे? इन दैट केस अगर तुम कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देखते हो ना, उसका स्टार्टिंग ऐसा होता है, एक मिनट में को नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा लिखने के लिए। कैसा सबसे पहले लिखा होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी लिमिटेड, फिर लिखा होता है रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर यहाँ लिखा होता है ओपिनियन, फिर यहाँ लिखा होता है वी हैव ऑडिटेड, ऐसा होता है। ओके, तो अब ये बात समझ में आ गई। मतलब ये यहाँ पे एक मेन हेडिंग आती है, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी हमें जो लिखना है ना, वो इसी के अंदर लिखना है, कोई अलग से नहीं लिखना है। समझे मेरी बात को? जैसे ओपिनियन सेक्शन गया, जैसे बेसिक ओपिनियन गया, वैसे ही एक सेक्शन इस हेडिंग के अंदर ही आएगा। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है कि नहीं है? समझ रहा है ना? देखो बिल्कुल। हाँ, देख क्या लिखा है मैंने, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is need to be included under the section report on other legal and regulatory requirement will be included under the section report on audit of financial statement, जिसका हेडिंग ये है और हमारा जो ये है इसको फॉलो करेगा। मैं इसको रीड करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन्स अ सेपरेट सेक्शन, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2, इट शैल बी इंक्लूडेड अंडर ए सेक्शन जिसकी हेडिंग क्या है, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले सेक्शन में ही इसको डालना है। अरे वही एक सेक्शन होता है वैसे भी, उसके अंदर डालना है। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट शैल फॉलो रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो उसके बाद में आएगा। ये ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तुम रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलग ऊपर लिख दो और फिर चालू करो, वैसा नहीं करना है। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ एफएस, ये हेडिंग है, इस सेक्शन के अंदर ही रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आएगा और ये इसको फॉलो करेगा, ये इसके ऊपर नहीं चला जाएगा, ये इसको फॉलो करेगा। क्लियर सेट है। ऑप्शन कितने तेरे पास? 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सेम सेक्शन में लिखना है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट, फिर से बोलता हूँ, जो ऐसे की रिक्वायरमेंट है वही लॉ की रिक्वायरमेंट है। इन दैट केस यू कैन पुट अंडर द सेम सेक्शन, बट वहां पे क्लियरली डिफरेंशिएट करेगा। ऑप्शन 2, अगर तू सेपरेट सेक्शन दे रहा है तो कहाँ इंक्लूड करेगा इसको? इसको तो इंक्लूड करेगा अंडर द सेक्शन जिसकी हेडिंग क्या है, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इस चीज को फॉलो करेगा, उसके ऊपर नहीं चला जाएगा, उसके अंदर ही रहने का है। ठीक है, एक इसकी एक वर्डिंग बहुत ट्रिकी है, देखो माइंड में समझ गया क्या करना है प्रैक्टिकली, बट लिखना आना चाहिए। मैं पढ़ूँ एक बार, इसको पढ़ दूँ, चल तेरे लिए पढ़ लेता हूँ। If auditor address other reporting responsibility in auditor's report on FS that are in addition to the auditor's responsibility under the SA, क्या करने का है? Address in a separate section in the auditor's report, जिसकी heading क्या करोगे तुम, report on other legal and regulatory requirements or otherwise as appropriate। अभी अगर ये एड्रेस करता है सेम टॉपिक्स को जो कि ऐसे के अंदर भी रिक्वायर्ड है,
उस केस में इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो उसी सेक्शन में और उसी एलिमेंट के अंदर जो ऐसे के हिसाब से है। अगर सेम सेक्शन में प्रेजेंट कर दिया तो ऑडिटर रिपोर्ट को क्लियरली डिफरेंशिएट करना है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम सेपरेट सेक्शन ले रहे हो तो वो सेक्शन कहाँ पे आएगा? वो सेक्शन आएगा इस हेडिंग के अंदर, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उस हेडिंग को फॉलो करेगा। मतलब बेसिकली उस सेक्शन में आएगा और उस सेक्शन के अंदर उसके बाद आएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, करके ख़त्म करते हैं, सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर में क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, यू विल बी साइनिंग इन योर नेम प्लस योर मेंबरशिप नंबर। अगर आप फर्म हो तो द रिपोर्ट विल बी साइन इन द नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एज वेल एज फर्म का नाम भी होना चाहिए। जैसे ये मिस्टर राजीव मेहता का नाम आएगा, मिस्टर राजीव मेहता का मेंबरशिप नंबर आएगा और आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आएगा। आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आप क्या लिखोगे? फॉर चतुर्वेदी एंड शाइन एसोसिएट्स, या वो सब है, आपका नेम, आपका मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, किस जगह पे साइन किया और किस डेट पे साइन किया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वन थिंग कॉल्ड एज UDIN, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी नंबर। ये इंट्रोड्यूस किया था, कई लोग फ्रॉड कर रहे थे कि किसी और CA के नाम से रिपोर्ट साइन कर दे रहे थे, तो ये नंबर हम प्लेस करते हैं। इट्स एप्लीकेबल फॉर सर्टिफिकेट्स एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट्स। एग्जाम का क्वेश्चन था कि क्या ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के लिए है, सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं है। द आंसर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सर्टिफिकेट्स एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमने साइन किया 15 जून, इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस है कि तुमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस डेट को गैदर कर लिए थे। ठीक है, इसका रेलेवेंस है कि ऐसे 560 के हिसाब से जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है तुमने इस डेट तक देखे हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस नोट्स जिसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन की, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली थी, दैट दे हैव असर्टेड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली उसने 580 का रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन करके तुमको दे दिया था। समझा क्या? मुझे एविडेंस मिल गया, मेरा काम खत्म हो गया था। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में यहाँ तक के देख चुका हूँ और मैनेजमेंट ने मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दिया कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, और उन्होंने फाइनेंशियल्स को एक्चुअली साइन भी कर दिया होता है। व्हेन आई से असर्टेड इट मींस बोथ रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज सिग्नेचर दोनों हो गए। उसके पहले मैं रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो योर रिपोर्ट शैल नॉट बी अर्लियर देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन हो गया। FS प्रिपेयर हो गए, तुमने एविडेंस गैदर कर लिए और जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव असर्टेड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FS। 560 का कॉन्टेक्स्ट हो गया, UDIN की अपन ने बात कर ली है। क्लियर है क्या? ओके, एक बार जस्ट नोट्स में जाएंगे, फिर एक बार सारे नोट्स देखते हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को लेकर बनाए जाते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसके पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जिसमें दोनों के बारे में बात नहीं होती है। एक हम ओपिनियन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड ओपिनियन, एक हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दो तरह की ओपिनियन होती है, यू आर क्लियर विद दैट। टाइटल, अंडरस्टैंड, एड्रेसी, जो एंगेजमेंट लेटर की कंडीशन है स्पेसिफाई किया हुआ है, जो लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो हमने अग्री किया है, उसके आसपास टाइटल सेट होता है। ऑडिटर्स ओपिनियन नथिंग बट फर्स्ट सेक्शन में कितनी बातें आती है? 5 बातें आती है। सेक्शन फॉलोइंग द फर्स्ट सेक्शन इज बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि आपने ओपिनियन किस बेसिस पे दिया, कितनी बातें आती है? 4 बातें। फोर्थ बात बहुत मेन है, फर्स्ट बात तुमने ऐसे के हिसाब से किया, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका रेफरेंस दिया, और तुमने इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो की, उस बारे में तुम यहाँ लिखते थे। 4 बातें यहाँ पे तुम लिखते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गोइंग कंसर्न के अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो भी बातें, सारी बातें एक्चुअली सब 570 के बारे में ही है। गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, ये अजम्पशंस है, इस अजम्पशन के अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है, नहीं होगा तो क्या होगा। तुम एज एन ऑडिटर क्या करते हो, ये 2 अपने ऑब्जेक्टिव है 570 के, वो बार लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि कोई अनसर्टेनिटी को मटेरियल कब बोलते हो, 570 में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ कवर करेंगे। 701 के बारे में पता है, लिस्टेड एंटिटीज, लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, और ऑडिटर ने डिसाइड किया उसको देना है तो दे सकता है।
अदर इन्फॉर्मेशन एज पर 720 जो अपने कोर्स में नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं नोट्स के अंदर। एसेट 200 के प्रीमाइस को लेकर बात करना, 210 को लेकर बात करना, ओवरसाइड के वाले का भी नाम ऐड करना पड़ता है। प्रिपरेशन, और ये किसकी बात थी, 560 के बारे में, 570 के बारे में, गोइंग कंसर्न वैलिड है कि नहीं है उसका असेसमेंट उनको करना पड़ता है। ये पॉइंट तुमको अच्छे से याद करना है, कर लेगा पक्का। चल, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 बातें, अगर आईसीआई ये दे दे तो ठीक है, आईसीआई वो दे दे तो ये तुम 3 लिख के आ जाना। लोकेशन 3 जगह हो सकती है, बॉडी के अंदर, बॉडी में, दूसरा अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स भी बॉडी के अंदर ही होता है, अपने बॉडी में अपने अपेंडिक्स होता है रे, ये वो अपेंडिक्स अलग है। ऐसा रेफर अपेंडिक्स ए टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अला रेफरेंस दे सकता है वेबसाइट का, इसका ड्राफ्टिंग प्रॉपर से करके आना। अदर रिपोर्टिंग ऑलरेडी कवर्ड, सिग्नेचर देखो बताया मैंने। ये अगर फर्म होती ना, ये फर्म का नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तुम्हारा जिसने साइन किया पार्टनर, उसका मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट, यूडीआई। अगर मान लीजिए फर्म नहीं होती, प्रोपराइटर होता, प्रोपराइटर का नाम लिखता होता, डायरेक्ट प्रोपराइटर का फर्म का नाम लिख देता, प्रोपराइटर की प्रोपराइटरशिप का नाम लिखता। अरे प्रोपराइटर की तो प्रोपराइटरशिप होगी ना, बहुत सारे पार्टनर्स है तो फर्म कहलाती है। ओके, प्लेस का ठीक है, जिस लोकेशन पे साइन किया, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तीनों बातें जो मैंने बोली ध्यान रखना। 560 का मैंने कवर किया, प्रिपरेशन हो गया है, और जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक्सेप्ट कर लिया है और तुमने सफिशिएंट एविडेंस ले लिया है। यूडीआई, ओनली थिंग टू रिमेंबर इज कि ये ऑडिट रिपोर्ट और एज वेल एज सर्टिफिकेट सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जाएंगे अपन 705 में, एक ब्रेक लेके आएंगे। चलो 705 बहुत से लगता है कि इसमें यार क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत झमेला लगता है। आई विल कवर इन द ईजिएस्ट मैनर। इसका तुम्हें लगा कि यार हम क्या ही उलझे हुए थे, तो बहुत ईजी है। ओके, गो टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक। हाउ मच टाइम वी स्पेंट, 48 मिनट्स, बट यस पूरा कवर ही कर लिया तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हारा एक तरह से, बट ठीक है ना। पानी वानी पी के आ जाओ यार, पानी नहीं पियोगे थक जाओगे, पूरा दिमाग सूख जाएगा तुम्हारा। दिमाग सूख गया रहेगा वैसे भी अभी। ये जो मंथ्स होते हैं ना, एक्चुअली वैसे भी ऐसे होते हैं कि इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं कि अब लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है ना कि पढ़ तो रहा हूँ बट ऐसा लगा दिमाग में नहीं जा रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम्हें सब याद हो जा रहा है, तुम्हारा एक्चुअली और ही अलग हो चुका है, तुम एकदम अल्ट्रा लेवल पे चल रहे हो। तुम इतना प्रैक्टिस बना चुके हो, माइंड को इतना ट्रेन कर चुके हो ना, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें माइंड में एक्चुअली स्टेट अंदर जा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि उड़ गया, नहीं उड़ा है। सुन सच्ची नहीं उड़ा है रे, मेरे साथ भी ऐसे था। वो स्टेज बहुत अच्छी स्टेज थी, ऐसा लगता था कि यार जो पढ़ रहे हैं सब माइंड में चला गया, मैं सब माइंड में जाता था। अब नहीं जाता एक्चुअली, मेरे को भी नहीं जाता, पर उस टाइम जाता था। उस टाइम कुछ और पढ़ लेता तो ठीक रहता, मतलब कुछ और पढ़ता तो ज़्यादा पढ़ता फेल हो जाता, बट हाँ वो अच्छा स्टेज था, मुझे जिस स्टेज पे तुम बैठे हो। चलो 700 में हमने बोला कि यार अनमॉडिफाइड के बारे में बात हो गया, पर अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई कब करते हैं, 2 सिचुएशन है। पहला, you have concluded that FS as a whole are not free from material misstatement, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये कब होता है, जब आपने एविडेंस मिल गया, भाई बिना एविडेंस के तो ऐसा होगा। यू हैव गॉट द एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। थोड़ा धीरे बोलूँ फिर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तब तुम क्या करोगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे। अगला, तुम वो एविडेंस ही गैदर नहीं कर पा रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं है। यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंसेस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, तो तुम्हें रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक, एविडेंस मिल गया, मटेरियल में स्टेटमेंट है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट। सेकेंड, एविडेंस नहीं मिला, ओके बी, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये बात क्लियर है। अब इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो देखना पड़ता है, तो इम्पैक्ट कितना बड़ा है ना, उसके लिए उन्होंने एक वर्ड निकाला परवेसिव, कि ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये इतना है, मतलब मटेरियल है कि मटेरियल एंड परवेसिव है। तो हमने बोला कि मटेरियल एंड मटेरियल परवेसिव में डिफरेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव।
तो उसने बोला कि ये जो मिसस्टेटमेंट्स है ना, दे आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। डेटर्स में भी है, क्रेडिटर्स में भी है, या फिर इन्वेंट्री में है तो परचेज में भी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी चला गया तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट हो गया। द इम्पैक्ट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू वन आइटम, इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन एलिमेंट, इट इज स्प्रेडिंग टू द मल्टीपल एलिमेंट्स। तो उसने बोला कि नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, इन दैट केस द इम्पैक्ट इज मटीरियल एज वेल एज परवेजिव। मटेरियल एज वेल एज परवेजिव, मतलब ऑरा बहुत ज़्यादा है। ऑरा प्लस प्लस, क्या हो गया? ऑरा प्लस प्लस। उसने लगा कि ले इधर आ, ऑरा प्लस प्लस नहीं है, नहीं है सब जगह, कन्फाइंड है एक ही जगह पे। अब बोल, मतलब कन्फाइंड तो है बट इज इट लाइक बड़ा, बहुत बड़ा है, मतलब इज इट लाइक वेरी सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उसने बोला कि देख ले, मतलब तुम्हारा इन्वेंट्री में इशू है रे, एंड इन्वेंट्री इज लाइक 70% ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेट्स, मतलब परवेजिव है। ओके, कन्फाइंड तो है but represent or could represent a substantial proportion of financial statement in that case also। तो उस misstatement को क्या बोलेगा? वो material and pervasive। ये तो तुम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, पर अगर मान ले कोई डिस्क्लोजर है उसमें मिसस्टेटमेंट है, कोई डिस्क्लोजर है उसमें मिसस्टेटमेंट, और डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दैट केस ऑल्सो call that misstatement as what? Material and pervasive। तीन कंडीशन होगी बेटा। पहली कंडीशन, नॉट कन्फाइंड, नॉट कन्फाइंड, तो आप बोलोगे कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेजिव भी है। अगर वो कन्फाइंड है बट वो एक सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, इन दैट केस ऑल्सो क्या बोलोगे? मटेरियल एंड परवेजिव। पर अगर वो डिस्क्लोजर से पर्टेन करता है, वो स्टेटमेंट डिस्क्लोजर से पर्टेन करता है, और वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस ऑल्सो क्या बोलेगा उस स्टेटमेंट को? कि वो मटीरियल भी है और परवेजिव है। इसका मतलब है परवेजिव इज अ टर्म यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। वेरी गुड, यू हैव पिक्ड इट वेरी राइट। आ जाओ, pervasive, a term used in the context of what? Misstatement, to describe the effect on the financial of the misstatement or the possible effect, are not confined to specific element। confined है, substantial proportion को represent करता है, disclosure से pertain करता है, fundamental understanding of FS के लिए वो important है। यहाँ तक क्लियर है? आगे आओ, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अभी तीन तरह की ओपिनियन होती है मॉडिफिकेशन में, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। सिंपल बात करता हूँ, तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। अब जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, मतलब मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है। परवेजिव नहीं मतलब कन्फाइंड, परवेजिव नहीं मतलब दे आर कन्फाइंड टू ए एलिमेंट, और वो एलिमेंट सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं है, और डिस्क्लोजर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू साला भी नहीं है। इन दैट केस द काइंड ऑफ ओपिनियन दैट यू विल इशू, दैट यू कॉल इज, आई एम इशूइंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन। सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले बट जो पॉसिबल इम्पैक्ट होगा, मैंने पॉसिबल वर्ड क्यों यूज़ किया? अरे वो इफेक्ट मुझे पता ही नहीं है, पॉसिबल है ना, क्योंकि मुझे एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहे ना, पर उसका पॉसिबल इम्पैक्ट मटेरियल होगा बट परवेजिव नहीं होएगा। स्टिल यू विल कॉल कि मेरा जो ओपिनियन है वो क्या है? एक क्वालिफाइड ओपिनियन है। तुम्हें एविडेंस मिला कि नहीं मिला, इन एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, एक्चुअली वर्ड है ना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ, मुझे सेल्फ डाउट हो गया था, सही कर लिया। सिंपल फंडा है, तुम्हें एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, अगर जो गलती है मिसस्टेटमेंट, उसका इम्पैक्ट है मटीरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, इन ऑल दोज केसेस जो ओपिनियन इशू करते हैं उसका एडिंग हम डालते हैं कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हैं। आगे बढ़ो, तुम्हें सफिशिएंट अप्रूव्ड एविडेंस मिल गया और उसका जो इम्पैक्ट है मटीरियल भी है, परवेजिव भी है। इन दैट केस जो ओपिनियन तुम देते हो वो क्या बोलते हो? एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूँ। ये इससे बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। गिव मी अ सेकंड, सॉरी।
हाँ, कमिंग बैक, आई एम लाइव अगेन। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हें एविडेंस मिलना जरूरी है, यू हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंसेस एंड जो इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल एंड परवेसिव है, तो व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन दैट यू आर गिविंग इज, आई एम गिविंग एडवर्स ओपिनियन। अब बताओ इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, क्वालिफाइड की कि एडवर्स की? मतलब आदमी हिल कब जाएगा रिपोर्ट देख के? एडवर्स देख के हिल जाएगा। क्वालिफाइड कम इंटेंसिटी वाला है कि इम्पैक्ट मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। एडवर्स तुम्हें एविडेंस मिल गया कि इम्पैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, एडवर्स। आखिरी में आके तुम्हें एविडेंस नहीं मिला और तुम्हें लग रहा है जो पॉसिबल इफेक्ट होगा, इफेक्ट दैट कुड बी पॉसिबल इफेक्ट, वो मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा। इन दैट केस द काइंड ऑफ ओपिनियन दैट यू आर गिविंग इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब मुझे बताओ, कहीं पे क्वालिफाइड दिया हुआ है, एडवर्स दिया हुआ है, आदमी किसको देख के हिल जाएगा? एडवर्स को देख के हिल जाएगा। अगर रिपोर्ट एडवर्स दिया हुआ है और एक रिपोर्ट डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आदमी ज्यादा कहाँ हिलेगा? एडवर्स में कि डिस्क्लेमर में? डिस्क्लेमर में। कि भाई एविडेंस ही नहीं मिल पाया, मतलब क्लाइंट ने एविडेंस कलेक्ट ही नहीं करने दिया, क्लाइंट ने एविडेंस ही नहीं दिया, लेने नहीं दिया, और ये बंदा बोल रहा है कि एविडेंस नहीं मिला और उसका जो इम्पैक्ट है ना वो मटेरियल भी होगा, परवेजिव भी होगा। दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है? यहाँ पे क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे लोग डाउट करने लग जाते हैं। अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया किसी लिस्टेड एंटिटीज का, मान के चलना उसका शेयर प्राइस अगले दिन आधा हो जाता है। अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल दे किसी लिस्टेड एंटिटी की रिपोर्ट पे, कम से कम शेयर आधा हो जाएगा। 5% 10% भी आके रह सकता है, आधा रह जाएगा, आधा। इतना पावर है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का। मतलब वो बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है भैया, और एविडेंस भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं टेस्ट ले लूँ क्या? एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, मटीरियल एंड परवेजिव, मटीरियल है, परवेजिव भी है, कौन सा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड। कौन कौन बोलता है क्वालिफाइड? हाथ ऊपर कर दो। जो जो हाथ ऊपर के दोनों हाथ ऊपर कर लो और खड़े होके बाहर निकल जाओ। अरे एविडेंस मिल गया है, मामला गहरा है, तुम्हें एविडेंस मिल गया। व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन इज दिस? एडवर्स। एविडेंस मिल गया, मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, ज़्यादा हाउला मत कर, क्वालिफिकेशन दे के ख़त्म कर, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे। एविडेंस नहीं मिला, मामला परवेजिव नहीं हो सकता, मटेरियल ही है, फिर क्वालिफाइड। एज फार एज इम्पैक्ट इज मटेरियल नॉट परवेजिव, एविडेंस मिला हो नहीं मिला हो, मामला कंट्रोल में है, एक तरह से ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसा है नहीं रे, टेक्निकलिटी वर्ड नहीं है, इन नॉन टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ। तुम्हें एविडेंस नहीं मिला, मामला परवेजिव भी है, मटेरियल भी है, क्या जाओगे? डिस्क्लेमर में जाओगे। सही लिखा गलत लिखा मैंने? सही लिखा। अभी आ जाओ। टफ लग रहा है क्या कुछ? कौन सी ओपिनियन दोगे पता पड़ गया। अगर एविडेंस नहीं मिलते हैं तो क्या एडवर्स ओपिनियन जा सकती है क्या? नहीं। अगर एविडेंस नहीं मिला ना तो एडवर्स जा ही नहीं सकती। एडवर्स यू गिव ओनली व्हेन यू गॉट द एविडेंसेस कि मटेरियल स्टेटमेंट परवेसिव भी है। समझा क्या? अगर एविडेंस मिला और इम्पैक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड। एविडेंस नहीं मिला, पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं, स्टिल क्वालिफाइड। समझा क्या? एक रेयर सिचुएशन हो सकती है, रेयर मतलब बहुत रेयर बीमारी है। रेयर बीमारी मतलब ऐसा है कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है और तुम्हें हर अनसर्टेनिटी के बारे में एविडेंस मिल गया। देयर आर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज एंड यू हैव गॉट एविडेंसेस अबाउट ईच ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज। इन दैट केस डिस्क्लेमर जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। क्यों? तुम्हें तो एविडेंस मिल गया है। डिस्क्लेमर तो जाता है जब एविडेंस नहीं मिलता है, बट ये रेयर सिचुएशन ऐसी हो सकती है that you have multiple uncertainties. You have obtained evidences against all the uncertainties, but notwithstanding that you have got the evidences for all the uncertainties, there could be possible interaction, and the possible interaction और cumulative effect इनका ज़्यादा हो सकता है. That's why you are not able to form an opinion. In that case also, you will say I am disclaiming the opinion. रेयर है बट हो सकता है। क्या रेयर सिचुएशन है? यू हैव गॉट, वर्ड पकड़ना मेरा, अगर वर्ड माइंड में गया तो समझ जाएगा क्या है।
मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, तुझे उस मल्टीपल अनसर्टेनिटी के एविडेंस मिल गए, सुन मेरी बात को, मिल गए होंगे, notwithstanding that you have got the evidences for all the uncertainties, but you are not able to form an opinion because of the possible interaction or the cumulative effect, or could be the cumulative effect of these uncertainties. In that case also disclaimer of opinion दिया जाता है, रेयर है, हो सकता है। ओके, क्लियर है क्या? ठीक है, मुझे बता कि मॉडिफिकेशन कब करता है? when you have gotten evidences that FS as a whole are not free from material misstatement. Second, inability of auditor to obtain audit evidences जिस पे ओपिनियन को बेस कर सके तो मॉडिफाई करता है। तीन चीज़ों पे तीन हो सकती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। कब क्वालिफाइड जाएगी, कब एडवर्स जाएगी, कब डिस्क्लेमर जाएगी, डिपेंड करता है एविडेंस मिला के नहीं मिला, और जो मिसस्टेटमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका परवेजिवनेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। What type of modification depends on nature of the matter giving rise to modification. Nature of matter क्या हो सकता है? FS are materially misstated और inability to obtain audit evidences, सेम चीज जो अपन यहाँ पे लिख के आया, देख ये 1 और ये 2, इसका नाम क्या रख दिया? नेचर ऑफ आइटम गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। बस क्या ब्रेक कर दिया तो इजी हो गया। अगला, you have to make a judgment about what pervasiveness of the effect or the possible effect. एविडेंस नहीं मिलता है तो वर्ड क्या लगाते हैं? पॉसिबल इफेक्ट। क्लियर है? यहां पे आ जाओ, देख ऑब्जेक्टिव कवर किया, क्वालिफाइड ओपिनियन कब इशू करते हैं, एडवर्स कब करते हैं, डिस्क्लेमर कब करते हैं, तीनों कवर कर लिया। वो रेयर सिचुएशन जो है ना, रेयर 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 यहाँ पे आ गई। परवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी कवर्ड। कौन सी ओपिनियन अप्रोप्रिएट है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, एफएस मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनएबिलिटी, एंड देन जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस। मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, मटेरियल है, परवेसिव भी है। नॉट परवेसिव है जब तक क्वालिफाइड ही जाएगा, एविडेंस मिल गया तो एडवर्स कर देना, एविडेंस नहीं मिला डिस्क्लेमर कर देना। डिस्क्लेमर में एक रेयर सिचुएशन है, वो अलग से है वैसे भी। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यू आर नॉट एबल टू गेट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंसेस, तो क्या करोगे? टाटा गुड बाय, हम जा रहे हैं, तुम एविडेंस नहीं दे रहे हो, बोल देना कल से हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को, लिमिटेशंस को रिमूव करो। अगर रिमूव कर देता है, काम चलता रहता है। अगर रिफ्यूज़ कर देता है, तूने रिफ्यूज़ किया, तेरे माई बाप के पास जाऊँगा। तेरे माई बाप कौन है? TCWG के पास जाऊँगा, प्लस ऑल्टरनेटिव काम करूँगा। अगर मुझे सफिशिएंट एविडेंस मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो देखूंगा। नहीं मिले, दो हो सकता है, इम्पैक्ट मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, एविडेंस नहीं मिले, क्या करेगा? डिस्क्लेम करेगा, क्वालिफाइड करेगा। एडवर्स कर सकता है, एडवर्स तो एविडेंस मिलना चाहिए था, एविडेंस तो नहीं मिला, डिस्क्लेमर कौन हो गया? एडवर्स क्या हो गया? बाहर। बच्चा कौन? दो, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेम कब करता है? जब एविडेंस मतलब इम्पैक्ट मटेरियल एंड परवेजिव होता है। यहाँ पे क्या वो नहीं है तो क्वालिफिकेशन जाएगी। बट अगर इम्पैक्ट मटेरियल एंड परवेजिव दोनों है, पहला ऑप्शन क्या है? तो विड्रॉ कर सकता है, अगर विड्रॉल परमिटेड है, पॉसिबल है तो। अगर नहीं कर रहा विड्रॉल तो क्या करेगा? डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। ओके, सिंपल था। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर नाउ। अपने नोट से नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, यहाँ पे बस देख लेना कि मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सबसे पहले अगर तुम ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हो तो हेडिंग चेंज करोगे क्या? चेंज करोगे। नॉर्मली लिखते हैं ओपिनियन, क्वालिफाइड तो लिखोगे क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स है तो हेडिंग चेंज करोगे एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जो नॉर्मल ओपिनियन जो फर्स्ट सेक्शन का हेडिंग है वो चेंज कर देंगे ना, किसी को देखते पता पड़ जाएगा, ओ हो क्वालिफाइड, ओ हो एडवर्स, ओ हो डिस्क्लेमर। अभी वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। देखो हम अभी तक क्या लिखते आए थे वो तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? हम नॉर्मली ये लिखते हैं, इन आर ओपिनियन accompanying financial statement give a true and fair view as per the financial reporting framework, ये लिखते थे अबाउ। अगर तुम्हारी ओपिनियन क्वालिफाइड है तो क्या लिखोगे? इन आर ओपिनियन। क्या लिखेंगे? मैं साथ साथ देखते जाओ। इन आर ओपिनियन, इन ऑडिटर्स ओपिनियन,
क्वालिफिकेशन में लिखेगा, वर्ड्स ध्यान देना, ऐसे पूछता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ओपिनियन क्या रहेगा इन केस यू हैव क्वालिफाइड, फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा इन केस ऑफ एडवर्स, फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा इन केस ऑफ डिस्क्लेमर। ये हो गया तो सब हो गया। इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन basis of qualified opinion, financial statement give a true and fair view, financial statement are fairly presented। ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से। पर मेन बात मेरी ये है, इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। तो मैं एक चीज ध्यान दिया, हम लिखते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, पर क्योंकि मेरी ओपिनियन क्वालिफाइड है इसलिए मैंने नीचे भी क्या ऐड कर दिया, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ देख, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। समझता है क्या? बिल्कुल, बाकी बात पूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टिल बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सेप्शन ये है, केवल एक्सेप्शन निकाल दिया। अब आगे जा एडवर्स में आता है। एडवर्स में सबसे बात बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, मटीरियल एंड परवेजिव है, मतलब उसका इम्पैक्ट कन्फाइंड नहीं है। कन्फाइंड है तो बहुत मटीरियल अमाउंट है, डिस्क्लोजर है तो फंडामेंटल डिस्क्लोजर मिस हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ए फ्री एंड ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रेजेंटेड फेयरली। वर्डिंग्स देख, इन ऑडिटर्स ओपिनियन, यहाँ लिखेगा स्टार्टिंग में इन ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। देख, तो ये बात का ध्यान रखना, ये वर्ड, ये वाला बात का, मैं जान के इसको ब्लू कर दिया, क्योंकि होता क्या है, तुम एडवर्स में भी ऐसे लिख के आ जाते हो, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अरे केवल ओपिनियन क्यों लिखने का, क्वालिफाइड एडवर्स जो अप्रोप्रिएट है लिखना पड़ेगा ना। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, देख हमारे जो स्टैंडर्ड सेटर है ना, दे डोंट यूज द वर्ड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का रेप्लिका है सिग्निफिकेंस। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पैराग्राफ, basis of adverse opinion paragraph. Financial statement do not give a true and fair view, do not present fairly, are not prepared in all material aspect। समझ में आ गया? ये दो बहुत सिंपल है, ओनली थिंग ये एग्जामिनर ये पूछता है, क्योंकि ये तो सिंपल है। ओके, यहाँ सिंपल हम क्या करते हैं भाई, बात सुनो 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 भाई, बात सुनो, इधर देखो, बात सुनो, इधर 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 मेरी बात सुन लो, फटाफट इधर आ जाओ। चलो, बिल्कुल नज़र बिल्कुल मेरे ऊपर सामने एकदम, है ना, दिख रहा हूँ मेरे को, अच्छे से दिख रहा हूँ, क्लियर दिख रहा हूँ मैं, बढ़िया दिख रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुन। सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, एविडेंस नहीं मिला तो यार ऑडिट तो हुआ ही नहीं, तो क्या लिख दें, वी वर एंगेज टू ऑडिट। पहला पड़ेगा, पहला नाम चेंज कर दो, amend the statement required by SS 700 that we were engaged to audit। हम लिखते थे we have audited, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ओपिनियन नहीं दे पाए, ऑडिट नहीं कर पाए, एविडेंस गैदर नहीं कर पाए, इसलिए बोला कि हमें एंगेज किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट चेंज कर दिया। सेकंड, यहाँ क्लियर बोलेगा द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिला। ओके, अब एक बात भी ध्यान से सुनना, बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर हम एक चीज लिखते थे कि हमें सफिशिएंट एविडेंस मिले कि नहीं मिले टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। यहाँ पे उस बात को मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, क्योंकि तुमने क्या लिखा, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, इसका बेसिस लिखने जाऊंगा कि नीचे, बोला पागल है क्या, ऊपर ही लिख दे कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू obtain sufficient evidences to provide a basis for auditor's opinion। ये बात हम जनरली बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में लिखते थे,
कि हमें एविडेंस मिले कि नहीं मिले जो हमारी ओपिनियन का बेसिस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुमने बोल दिया वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, उस स्टेटमेंट को साला पकड़ के ऊपर ला के रख दिया ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर, ले आ जा नीचे क्या जाना, ऊपर जा तो ऊपर ही लिख दे सब कुछ। मामला बहुत गर्मा गया है, समझ रहा है क्या? देख ये वर्ड सेम है, मैंने कहा ना वो इंपॉर्टेंस वर्ड यूज नहीं करेगा, सिग्निफिकेंस वर्ड यूज करेगा। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन। अब तुम मुझे फटाफट से बताओगे चलो, अब जो मुझे पता है कि तुमको आना चाहिए था वो तुमको आना चाहिए था। देखो क्वालिफाइड में क्या लिखते हो, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, नहीं यहाँ पे एक्सेप्शन है भैया, कोई स्पेसिफिक आइटम है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस। क्या ट्रू एंड फेयर देता है क्या? नो, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट प्रेजेंटेड फेयरली, यहाँ था नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, अभी हमको स्टैंडर्ड क्या बोलता था, क्या बोलो कि वी हैव ऑडिटेड, यहाँ क्या लिखोगे, वी वर एंगेज्ड, कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वी वर एंगेज टू ऑडिट। यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब डिस्क्लेम ऑफ, क्या लिखोगे, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर वॉज हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंसेस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। ये कर दिया तो हो गया काम। ये कौन सा हो गया अपना ओपिनियन सेक्शन डन। हेडिंग चेंज कर दोगे ना सबकी, हेडिंग चेंज कर देंगे, और ये भी चेंज कर देना, यहाँ पे जो लाइन लिखते हैं यहाँ पे ये वाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन हो गया। अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या होता है कि नीचे गए तुम सब डिफाइन करोगे ना कि तुम्हें इन्वेंटर में गलती मिली, तुम्हें डेटर्स में गलती मिली, तुम्हें क्रेडिटर्स में गलती मिली, तुम्हें डेफर्ड टैक्स का इशू था, तुम्हें क्लाइंट ने एविडेंस नहीं दिया, ये सब जो बातें जो भी लिखनी होती है तुमको यहाँ आके लिखनी पड़ती है कि यार यहाँ पे आके ही करो। अब तुम उसमें क्या क्या लिखोगे वो भी सैंडर सेटर ने बोला कि जब कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट तुम्हें मिला, क्या मिला, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, अब वो या तो अमाउंट से पर्टेन करेगा या फिर डिस्क्लोजर से पर्टेन करेगा। डिस्क्लोजर होते हैं दो तरह के, एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर और एक क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है, डिस्क्रिप्टिव है कि क्वांटिटेटिव है? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अमाउंट का हो सकता है या डिस्क्लोजर का हो सकता है। तो तुमने बोला कि स्पेसिफिक अमाउंट है या फिर कोई क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर है, तो क्या करोगे, सबसे पहले डिस्क्राइब करना कि व्हाट इज द नेचर और व्हाट इज द मिसस्टेटमेंट, प्लस उसको क्वांटिफिकेशन करना कि भाई ये अमाउंट कितना है। जैसे करंट हम लिखते हैं कि करंट ईयर में इतना अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का इतना अमाउंट था, तो क्वांटिफिकेशन भी करते हैं पूरा कि ये नेचर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका अमाउंट इतना है, और क्वांटिफाई करना जरूरी है। इन वन ऑफ द केस में पार्टनर जाके बोला कि पार्टनर यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स है ना वो गलत है। पार्टनर क्या बोला, कितना गलत है? मैंने कहा वो असेस नहीं कर सकते। क्यों असेस नहीं कर सकते? मैंने कहा वो हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग है, हमने निकाल सकते कि इनकी एंटरटेनमेंट टैक्स की लाइबिलिटी कितनी है। तो पार्टनर ने बोला कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें क्वांटिफाई करना पड़ता है। पर मैंने बोला कि सर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं ना, आप जो भी अमाउंट लिखोगे गलत लिखोगे। तो इन दैट केस पार्टनर ने पता क्या बोला, एक काम कर तू ये लिख दे कि एंटरटेनमेंट टैक्स को लेके हम श्योर हमारा ये है, पर हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इम्प्रैक्टिकेबल है। अदरवाइज हम सिर्फ ये ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि एंटरटेनमेंट टैक्स गलत है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अमाउंट बता कितना गलत है, कितना P&L इम्पैक्ट है, कितना बैलेंस शीट इम्पैक्ट है, कितना क्या इम्पैक्ट है वो बता। मैंने कहा बता नहीं सकता। इन केस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल मेंशन दैट फैक्ट। ओके, तो यहाँ पे अपन ने स्पेसिफिक अमाउंट भी कवर कर लिए प्लस क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर भी कवर कर लिया। डिस्क्रिप्शन देना है, क्वांटिफिकेशन करना है, क्वांटिफिकेशन प्रैक्टिकल नहीं है तो वो बात लिखनी है कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई। अब बात आती है नैरेटिव डिस्क्लोजर की। अभी इसमें एक सिनेरियो क्या हो सकता है, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया वो इनकरेक्ट है, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया वो क्या है, इनकरेक्ट है। इन दैट केस मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या मिसस्टेटमेंट है, कैसे मिसस्टेटेड डिस्क्लोजर, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा क्या है, साले ने दिया ही नहीं है, देना चाहिए था बट दिया ही नहीं है, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे TCW से आके कि नहीं दिया हुआ। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्क्लोजर दैट हैज़ बीन ओमिटेड
और अगर प्रैक्टिकेबल है और लॉज एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है और आपको सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गया, इन दैट केस यू कैन पुट द डिस्क्लोजर। मतलब पागल है क्या ये सब क्यों देने का, बट वो बोलता है कि चाहिए तो तू दे दे। ये बात सुन, तुझे गलतियां मिलेगी, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगा या फिर तू एविडेंस गैदर नहीं कर पाया, उसकी वजह से तू रिपोर्ट मॉडिफाई किया। ये बात से एग्री करता है कि नहीं करता है? तूने रिपोर्ट क्यों मॉडिफाई किया? भैया या तो मुझे एविडेंसेस नहीं मिले या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगे। ओके, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? भैया अमाउंट के भी हो सकते हैं और डिस्क्लोजर के भी हो सकते हैं। मैं डिस्क्लोजर तो बेटा दो तरह के होते हैं, एक नरेशन वाले डिस्क्रिप्टिव टाइप के और एक क्वांटिटेटिव। तो पहले क्वांटिटेटिव वालों को पकड़ो, डिस्क्राइब करो, क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई प्रैक्टिकलिटी है तो ठीक है, नहीं प्रैक्टिकल तो वो बात लिख दो। डिस्क्लोजर में आओ, दो बातें हो सकती है, या तो दिया हो, गलत दिया होगा या दिया ही नहीं होगा। गलत दिया हो तो बताओ कि कैसे ये मिसस्टेटेड है। नहीं दिया तो दोस्त साबित गवर्नेंस जाके बोल कि ये नहीं दिया है। TCWG को तो इनकेस हर TCWG में ये तो ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है, ये भी उनसे बात हो चुकी है। अगर उसने नहीं दिया तो जाके बोलूँगा ना कि नहीं दिया रे भाई, उसका नेचर क्या है वो लिखो। और अगर लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करता हो, प्रैक्टिकल हो एंड तुम्हें सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गए हो तो यू कैन गिव दैट डिस्क्लोजर ऑल्सो। हो गया? अगर तुम्हें एविडेंस नहीं मिले हो, इन दैट केस लिखो द रीज़न फॉर द इनएबिलिटी टू गेट द एविडेंसेस। हम लिखते हैं क्लाइंट के अंदर हमें जीएसटी का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, क्लाइंट ने हमें जीएसटी इनवॉइसेस नहीं दिए, ऐसा लिखा जाता है। डेलोइट ने लिखा था एक बार, आई थिंक मनपसंद बेवरेजेस के अंदर, दैट द क्लाइंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अस द जीएसटी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न्स एंड ऑल दैट, इनवॉइसेस की कॉपीज एंड सैम्पलिंग वो सब के लिए नहीं मिली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर डूइंग द डिस्क्लेमर। दे हैड पुट ओनली वन थिंग कि हमें डेटा नहीं मिला। देखो इसी बात को मैं लिखा है। अब ये बात मैं पढ़ा था, तुमको लगता है कि थियरी है। देख, if there is a material misstatement that relate to a specific amount including quantitative disclosure, in that case include करेगा बेसिक ओपिनियन सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल है तो स्टेट दैट फैक्ट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो नैरेटिव डिस्क्लोजर पर्टेन करता है तो क्या इंक्लूड करेगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द डिस्क्लोजर आर मिसस्टेटेड। गलत दिया है तो, दिया ही नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर है, ओमिशन है, डिस्कस द नॉन डिस्क्लोजर विद TCWG। डिस्क्राइब क्या इन्फॉर्मेशन ओमिट करी हुई है, क्या डिस्क्लोजर ओमिट किया हुआ है। लॉ एंड रेगुलेशन को प्रोहिबिट नहीं करता हो। इंक्लूड द डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड तुम्हारे लिए प्रैक्टिकेबल है और तुम्हें सफिशिएंट अपलोड एविडेंस मिल गया है। दूसरा रीजन क्या होता है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो इन दैट केस रीजन फॉर दैट इनएबिलिटी लिख दे। एग्जाम क्वेश्चन आएगा बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के अंदर, तुम कैसे डिस्क्राइब करते हो, बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर क्या करते हो, तो ये आंसर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे बढ़ो, चलो अब ये दोनों क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर से, इसमें एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। देखो एग्जाम के अंदर 705 में तुम्हें डिस्क्लेमर ही पकड़ना है। डिस्क्लेमर पकड़ में आ गया, स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये क्या बोलता है? हम बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या क्या बातें लिखते हैं? हम 4 बातें लिखते हैं। वो बोलता है कि ये 2 बातें मत लिखना। एक्चुअली जो चारों बातें ही नहीं लिखनी होती है। प्रैक्टिकलिटी में हम जो 700 बोलता है ना, वो कुछ नहीं लिखते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, हमने ऑडिट्स के हिसाब से करी, हमें एविडेंस मिला, बेसिस, ये सब कुछ नहीं लिखते। बट स्टैंडर्ड सेटर बोलते हैं कि 2 बातें तो लिखना ही मत। क्या? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस मत देना, और जो चीज़ तुम लिखते थे कि हमें एविडेंस मिला दैट प्रोवाइडेड बेसिस ओपिनियन, तुम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हो कि तुम्हें नहीं मिला, तो बात मत लिखना इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बाकी में सेम जाएगा, क्वालिफाइड और एडवर्स में नहीं हिलेगा, सिर्फ इसमें हिलेगा। और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, समराइज करूंगा आखिरी में के, कैसे याद रखना है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या जाएगी वो देखो। When auditor disclaim an opinion due to inability to obtain sufficient evidences, the auditor shall amend the description of auditor's responsibility required under 700 to include only and only the following. पहला, statement that auditor's responsibility is to conduct an audit in accordance with SA and to issue the audit report. हम वहाँ लिखते थे वी हैव ऑडिटेड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करना और रिपोर्ट इशू करना, ये हम लिख देंगे। फिर एक रिपीट कर देंगे इस बात को जो हमने ओपिनियन पैराग्राफ में लिख दी।
Because of the significance of the matter described in the basis of opinion, disclaimer of opinion, we were unable to obtain sufficient uploaded evidences to base our opinion. ये third, statement about auditors independence and ethical requirement required by SS 700. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे याद करेंगे? देख, क्या नहीं लिखना है ना, ऐसा पूछेगा. रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन नहीं देना है. हमें सफिशिएंट एविडेंसेस मिले कि नहीं मिले उसके बारे में बात नहीं करनी है. हमें ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या और क्या लिखना है कि हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करते हैं, हम इंडिपेंडेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते हैं, हमें सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर आवर ओपिनियन. ये रिपीट लाइन है, लिखना है. देख 4 पॉइंट लिखते हैं ना बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर, ये 2 मत लिखना, ऐसा बोलता है. यहाँ पे ये सिर्फ 3 लिख देना. अब देख कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इट जस्ट सिंपल थिंग, बट यू हैव टू बाय हार्ट इट कि मेरे को 2 चीज़ें नहीं लिखनी है. हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं लिखना है, उसका रेफरेंस नहीं देना है. हमें सफिशिएंट एविडेंस रिपोर्ट मिले कि नहीं मिले वो नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो ऊपर लिख चुका है पहले भी. ये बात तो याद हो गई. क्या और क्या ही लिखना है ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर? हम ऑडिट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करते हैं. ओके, हम एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस से हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना पड़ता है. हमें सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले जिसके बेसिस पे ओपिनियन बेस करते हैं. बस वो ही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है. ओके, और लास्ट जाने से पहले तुम्हें कुछ और 2 बातें बता के जाना चाहूँगा कि whenever there is a modification in the report, we need to communicate that to the DOSA with governance in an appropriate timely manner, so they can also take an appropriate response. तो ये सब बातें जो हमारे जनरल फॉर्म एंड कंटेंट को रिपोर्ट को इम्पैक्ट करती है, वो हमें TCWG को कम्युनिकेट करनी होती है. हम 260 में पढ़ चुके हैं वैसे भी, पर फिर से बोल रहा हूँ. और अनटिल एंड अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है टू गिव द की ऑडिट मैटर्स, अगर हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किया है तो क्या ही की ऑडिट मैटर्स थे. हमने कहा हम एविडेंस गैदर ही नहीं कर पाए, तो क्या की ऑडिट मैटर बताएंगे, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो बताएंगे. तो एज पर 705, अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिटर शेल नॉट गिव की ऑडिट मैटर इन केस दे आर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, ओनली इन केस ऑफ डिस्क्लेमर. ठीक है. सो अगर इस पूरे स्टैंडर्ड बस खत्म हो गया, मैं एक बार जस्ट तुमको यहाँ से टिक करा देता हूँ. ये अपन ने कवर कर लिया. ये मैनेजमेंट का जो पार्ट था इसको मैंने चार्ट में समझा दिया पूरा. ऐसे मेन यही है. ये MCQ में पूछ सकता है कि तुम क्या करोगे. क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिखेंगे ये बात लिखते हो, देखो मैंने समझा दी. एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर बात लिखनी है, बाकी पूरी बात सेम जाएगी. और ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऐसा लिखते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऐसा लिखते हैं, वो प्रिपेयर्ड वाला पार्ट. मैंने कहा था ना, गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंटेड. यहाँ प्रेजेंटेड नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर्ड है. तो ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के केस में कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ये बात सेम है जो 700 में लिखी हुई है, एग्जैक्ट सेम है, बट ये लाइन ही अलग थी जो मैं तुमको लिखा दी. अब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. अरे ये बोल रहा है कि यहाँ पे घुसा देना इसको. क्या घुसा देना यहाँ पे, इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर. ये एक्चुअली बात यहाँ पे घुस रही है. सेम चीज़ यहाँ पे भी ये है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही पॉइंट A और B लिखे हुए हैं. ओनली पॉइंट दैट वी आर एडिंग इज दिस मच. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्क्लेमर से पर्टेन करता है. ये छुपा रुस्तम है, एग्जाम में आ सकता है. ये इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में क्या ना, क्या नहीं लिखना है वो हो गया. और यहाँ पे ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या जाएगी इन केस ऑफ डिस्क्लेमर, वो भी इंपॉर्टेंट है. ये ठीक है, ये MCQ में था, और एक बार MCQ में नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन था. 700 एंड 705 ये जो है ना, ये अच्छे से देख लेना बस. ये दोनों बातें फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर ही जाएगा. एक US UK और एक US, और नॉट प्रिपेयर्ड जाता है कंप्लायंस में. ठीक है. I hope you are pretty much sorted with these 2 standards now. I will make a short just to tell you कि पास्ट एग्ज़ाम ट्रेंड क्या था. आई कैन टेल यू, जो उतना मुझे याद है कि पिछले एग्ज़ाम में ऐसे 700 में से ही 2 बड़े क्वेश्चन आ गए थे. एक ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूछ लिया था, एक कुछ दूसरा पूछ लिया था. सो अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू कि 700 में से मुझे कम चांस लग रहा है, मुझे 705 का
फील आ रहा है, बट आई विल एनालाइज करके तुमको बोल दूंगा मैं, ठीक है। चलो, गुड बाय, टेक केयर।